ऑनरेबल मेंबर शाहनवाज हुसैन। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि तेज तर्रार वक्ता रामकृपाल यादव जी के बोलने के बाद आपने मुझे मौका दिया है। ऐसे उन्होंने दादा इशारा कर रहे हैं कि जल्दी में जवाब दिया जाए। अभी तक कोई राजनीति नहीं हो रही थी। मोहन सिंह जी बोले, उन्होंने कोई राजनीति नहीं की, और भी सदस्य बोले सज्जन कुमार जी राजनीति नहीं किया, लेकिन हमारे मित्र रामकृपाल यादव जी ने इसमें थोड़ी राजनीति डाल दी है। और उनको पता होना चाहिए कि आपके सवालों का जवाब जयपाल रेड्डी जी क्या देंगे, क्योंकि आप तो उनके रूलिंग पार्टी में हैं। हम लोग आपके लिए मांग उठा रहे हैं, फिर भी आपने हम पर हमला किया। हम कह रहे थे कि इनकी पार्टी हरियाणा से ले जाकर मंत्री बना देती है सरकार में। इतने काबिल, इतने सीनियर आदमी हैं, उनको मंत्री बनाया। सब्जेक्ट बोलिए भाई, आ रहा हूँ सर। तो हमारा वो भी पटना पाटलिपुत्रा से। जी सर, भूमिका बना रहा हूँ पाटलिपुत्रा के। ये बिल पे बोलिए। जी एकदम बिल पे आ रहा हूँ सर। हाँ जी, ये पाटलिपुत्रा के सांसद हैं, और अगर ये शहर के सांसद हैं, ऐसे बिहार के हम सब लोग गांव के इलाके के हैं, लेकिन रामकृपाल जी के यहाँ भी कुछ गांव है, लेकिन शहर के सांसद हैं, तो वहाँ का दर्द जानते थे। और अगर शहरी विकास मंत्री में इनका नाम जोड़ा जाता तो काफ़ी अच्छा हम बिहार वालों के लिए रहता। फिर भी हम लोग, ये इन्होंने जो आरोप लगाए हैं उसका जवाब तो हम देंगे ही। सभापति जी, जी आरोप में तो बड़ा उनके लिए गुड ह्यूमर इसकी पता नहीं सभापति जी, मैं जब खड़ा होता हूँ जब भी, तो वो कहाँ से कहाँ चले गए किसी ने टोका नहीं। मैं तो सिर्फ तारीफ करने जा रहा हूँ, उसी में टोका टोकी शुरू हो गया। ये हमारे नेता विजय कुमार मल्होत्रा जी ने इस पर विस्तार से चर्चा की। इस बिल के विरोध में हम खड़े नहीं हुए, इसके समर्थन में खड़े हुए हैं। और ये एक ऐसा विषय है जिस पर सब राजनीतिक दलों के नेताओं की एक राय। सभापति जी, जिस तरह से दिल्ली के अंदर बुलडोज़र चलाए गए, जिस तरह से सीलिंग हुई, जिस तरह लोगों के आंसू बहे हैं, जिस तरह से लोगों के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, सरकार बराबर, मेरे घर के सामने ही शहरी विकास राज्य मंत्री रहते हैं, बराबर देखता हूँ कुछ ट्रक आदमी लाकर उनको बधाई देते रहते हैं, पटाखा उठाकर चलता रहता है, लेकिन दिल्ली के लोगों को अभी तक समस्या से निजात नहीं मिली। इस बिल के आने के बाद मैं ये समझता हूँ कि दिल्ली के लोगों को निजात मिलेगी। अभी बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं, और उस आरोप में ये कहा गया, हम सम्मान करते हैं, इंदिरा जी के ज़माने में रेगुलराइज करने के लिए कोशिश हुई थी, लेकिन जब हमारी भी सरकार थी 1967 में, विजय कुमार मल्होत्रा जी जब दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद थे, तो सबसे पहले दिल्ली में कॉलोनियों को नियमित करने का काम हमने कहा कि हम इसको अवैध कॉलोनी नहीं कहेंगे, अनऑथराइज कॉलोनी कहेंगे। रामकृपाल जी ने इसको अवैध कॉलोनी कहा, ये शब्द ठीक नहीं है, ये अनऑथराइज कॉलोनी है। जो लोग बहुत दुख दर्द के साथ जो पूरे देश से आते हैं वो उस कॉलोनी में रहते हैं। फिर 1977 में भी जब हम लोगों की सरकार थी, तब हमने रेगुलराइज किया था इस कॉलोनी को। उसके बाद से ये संख्या बढ़ती गई। अगर आप कांग्रेस के लोग इतने हमदर्द हैं तो ये संख्या 1500 क्यों पहुंच गई? बीच में सिर्फ 5 साल के लिए हम आए थे, तो क्या दिल्ली की जितनी समस्या है उसके जिम्मेदार हम हैं? आप तो 60 साल में 55 साल आपने राज किया, या आपके सपोर्ट से यहाँ पर राज हुआ है। ये विषय सभापति जी इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि दिल्ली में लोगों की ज़मीन लड़ जा रही है, और आज दिल्ली में किसानों की ज़मीन खरीदी जा रही है। सज्जन कुमार सिंह जी का मैं बहुत आदर करता हूँ, उन्हीं के क्षेत्र में मैं रहता था, इसलिए उन्होंने मेरे नाम का जिक्र किया कि मैं उस इलाके में रहता था। मेरी पत्नी उन्हीं के इलाके से हैं, उत्तम नगर की रहने वाली हैं, तो मैं बराबर उनके क्षेत्र में जाता रहता हूं, और मेरी शिक्षा दीक्षा भी दिल्ली में हुई है, इसलिए दिल्ली के समस्या को मैं अच्छी तरह जानता हूं। और उस आधार पर यह कह सकता हूं कि मैं गांव के लोगों के संपर्क में रहता हूं। जो लोग, जो किसान की ज़मीन एक्वायर की गई द्वारिका प्रोजेक्ट के अंदर, वो कौड़ी के भाव ली गई, और आज उसी प्लॉट को अगर सरकार बेचने जाती है तो वो करोड़ों रुपये कमा रही। ये सरकार है या कोई ऐसी एजेंसी है जो कमाने के लिए एक सरकार काम कर रही? सरकार का काम कमाना नहीं। गरीब से, आप किसान से ज़मीन ले लेते हैं 2 लाख रुपए एकड़, और बाद में उसी ज़मीन को आप, ये 2 लाख रुपए गज़ नहीं 5 लाख रुपए गज़ बेच रहे हैं,
तो आपने जिस मकसद के लिए ज़मीन लिया, क्या इस सरकार को ये अधिकार है कि पूरी किसानों की ज़मीन को एक्वायर कर ले, और एक्वायर करने के बाद आपने कहा कि यहाँ कॉलोनी बसेगी, यहाँ स्कूल होगा, यहाँ कॉलेज होगा, और आपने स्कूल को भी सस्ते दाम पर प्लॉट दे देते हैं, और स्कूल के अंदर ये कहते हैं ये गरीबों को शिक्षा देंगे। क्या सरकार ने पता किया कि आपसे सस्ते दाम पर प्लॉट लेने के बाद उसने गरीबों को कितना एडमिशन दिया? क्या बीपीएल के नीचे जो लोग हैं उनके बच्चे उन पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं? चेयरमैन का उसमें रेसिडेंस बन जाता है, प्रिंसिपल का रेसिडेंस बन जाता है, और जो 10 लाख रुपए गज की ज़मीन है वो कौड़ी के भाव आपने दी। और आज तो सभापति जी एक बहुत बड़ा इशू है जो आज नंदीग्राम से लेकर सब जगह लैंड एक्वायर करने पर इतना बड़ा विवाद हो रहा है। ये विवाद गांव में हो रहा है, कोई घटना होती है तो उसकी आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभापति जी ये कहना चाहता हूँ कि आपने ज़मीन खरीद ली, आपने किसान की ज़मीन एक्वायर कर ली, आपने कौड़ी के भाव ले लिया, और अगर उस प्लॉट को आप बाज़ार में फिर बेचते हैं तो उससे सरकार को फ़ायदा होता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये अपील करना चाहता हूं कि जो आप किसान की ज़मीन लेते हैं और अगर उसकी कीमत बढ़ गई तो उसको अगर आप जाकर बोली लगा के बेच रहे हैं तो उसमें कुछ शेयर किसान को भी मिलना चाहिए। अगर उसकी ज़मीन आपने 2,000 रुपये गज ले ली और वो 2 करोड़ रुपए की ज़मीन हो गई, 2 लाख रुपए गज की हो गई, तो क्या सरकार उनको वापस वो पैसा इंसेंटिव के तौर पर लौटा नहीं सकती? क्या यह सरकार नहीं ये नहीं कह सकती कि आपकी ये ज़मीन थी, हमने कौड़ी के भाव ली और आज ये ज़मीन की कीमत बढ़ गई, इसलिए हम आपको 2%, 4%, 5%, हम ये नहीं कहते 50% दे दीजिए, लेकिन जितने भी सरकार ये क्या नीति बनाएगी, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपने ज़मीन ली है और कल हो के ज़मीन की कीमत करोड़ों में चली गई तो उससे किसान को 1% का भी 2% का भी इंसेंटिव क्या सरकार देने की योजना रखती है? यहाँ पर सज्जन कुमार जी ने कहा कि अब 3 करोड़ रुपए की ज़मीन नजफगढ़ की तरफ बिक रही है। सभापति जी, मैं उधर के गांव में भी घूमा हूँ, बचपन से गया हूँ। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज ज़मीन तो आप वहाँ पर लोग जाकर खरीद रहे हैं, वो ज़मीन बहुत कीमत उसकी बढ़ गई है, लेकिन जो लोग किसान को आप मुआवजा भी देते हैं वो पैसा इतना जल्दी ख़त्म हो जाता है कि मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जिनको मुआवजा मिला, उन्होंने बस खरीद ली, पैसा होने पौने खर्च हो गया, और बाद में जिसको आपने ज़मीन दी उसी जगह वो नौकरी किसान का लड़का कर रहा है, आज दर दर भटक रहा है, उससे ज़मीन आपने खींच, ये ज़मीन आपने ले ली। आज पहले था कि ज़मींदारी छीनी गई थी, इसी सरकार में, इसी संसद में कानून बनाया कि किसानों के पास 30 एकड़ से ज़्यादा नहीं होगी, सीलिंग लगा दी, लेकिन क्या कुछ नए ज़मींदार पैदा किए जा रहे हैं? ये जो बड़े बड़े उद्योग घराने हैं ये नए ज़मींदार इस लोकतंत्र के परिभाषा में, ये लोग 100 एकड़ ज़मीन ले लेंगे, 200 एकड़ ले लेंगे। किसान से आपने ज़मीन खींच ली कि आप 30 एकड़ से ज़्यादा नहीं ले सकते, लेकिन ये नए ज़मींदार कैसे पैदा हो गए जो 300 एकड़ ज़मीन ले लेंगे? आज आपने ओखला में प्लॉट दिया और आज मंत्री जी जानते होंगे कि लैंड वैल्यू तुरंत चेंज हो रहा है। आपने वहाँ पर दिया था छोटे छोटे कारखाना चलाने को, कारखाने में मजदूरी मिलेगी इसलिए आपने सस्ती ज़मीन एक्वायर करके दी थी। क्या मंत्री जी को ये मालूम है कि जो इंडस्ट्रियल प्लॉट है उसका लैंड वैल्यू चेंज करा के उसके अंदर कोई शोरूम खोल रहा है, कोई उसके अंदर बड़ी बड़ी एजेंसी लगा रहा है, उसके अंदर लोग मकान बना रहे हैं? तो सरकार इस बात के लिए पाबंद करे कि अगर लैंड वैल्यू चेंज कराएंगे तो जिस किसान की ज़मीन ली है अगर उस ज़मीन वाले को फ़ायदा होगा तो जो उसका असली ज़मीन मालिक है, आज हम धरती की बात करते हैं, ये हमारी धरती, हमारी सरजमी है, तो क्या सरजमी क्या होगी? किताबों में लिखने के लिए होगी? आप लोगों की ज़मीन छीन लेंगे और कल हो के वो आदमी ज़मीन अलॉट करा लेगा और अलॉट कराने के बाद उसकी लैंड वैल्यू चेंज करा लेगा। और ये सिर्फ दिल्ली में नहीं हो रहा सभापति जी, पूरे हिंदुस्तान में जब सरकारें बनती हैं तो कुछ दलाल घूमते रहते हैं, तुम्हारी लैंड वैल्यू चेंज करवा देता हूँ, उससे तुमको इतना फ़ायदा हो जाएगा।